नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है वो सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली वीडियो है दोस्तों, क्योंकि ये इस वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो प्रीवियस ईयर का पेपर है ये आपका 17 जनवरी 2022 को जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसका पेपर है दोस्तों, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा पेपर है दोस्तों। देखिएगा, ईवीएस के इसमें से हम 30 में से 30 प्रश्नों को करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 30 में से 30 नंबर आने ही आने हैं आपके। ये टोटल कम से कम मैं आपकी प्रैक्टिस 50 कराऊंगा दोस्तों, और 50 में से ही आपका बहुत ही अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो जितने भी मेरे भाई बहन लाइव देख रहे हैं वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, इस प्रीवियस ईयर के पेपर को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है, जो कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट एग्जाम का कब आया हुआ पेपर है, आप देख सकते हो दोस्तों। और ये आपका आया हुआ पेपर है। तो देखिएगा हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों फर्स्ट प्रश्न की, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। देखिएगा, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, मैं थोड़ा इतना छोटा कर दे रहा हूं। देखिएगा, ये आपको बताना है कि राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन है, बताइए। राजमा चावल जो है और छोले भटूरे किस राज्य का सामान्यतः भोजन है, ये आपको बताना है। तो बताइएगा, छत्तीसगढ़ का है, गुजरात का है, पंजाब का है या उत्तराखंड का है। तो आप बोलोगे सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी पंजाब का ये सामान्य भोजन है दोस्तों। वही मैं बात करूं दोस्तों कि छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में क्या प्रसिद्ध है, लाल चीटी की चटनी। लाल चीटी की जो चटनी है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है दोस्तों, और सीटेट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड आता ही आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की। 26 जनवरी 2001 ईस्वी को भुज में भूकंप के झटके लगे थे। भुज में भूकंप के झटके लगे थे। भुज किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। देखिए, भारत के आपके 28 राज्य हैं। 28 राज्य में एक शहर है जिसका नाम क्या है, भुज। जगह भी कह सकते हैं हम, वो आपको बताना है कहाँ है। 26 जनवरी 2001 को यहाँ तूफान के झटके लगे थे, तो ये आपको बताना है कि वो कहाँ है। क्या आपका गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, उत्तराखंड में है या जम्मू कश्मीर में है। तो बताइएगा ये आपका कहाँ है भुज। तो अब मैं आपको बता दूं, ये भा है ना, भा, भुज जा आ रहा है ना, तो इसमें भी देखो जा किसके में आ रहा है। अब बोलोगे यहाँ तो पहले आ रहा है, तो पहले नहीं बाद में ही आना चाहिए। तो जा से जा, देखो पहले के बाद में आ रहा है भुज और गुज, भुज गुज, तो आप तुरंत लगा दोगे क्या है, गुजरात है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बात और, इस भूकंप में कम से कम 20,000 लोगों की जान चली गई थी। बात करते हैं प्रश्न नंबर थर्ड की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा। इसमें आपसे क्या बोला, नीचे दिए गए किस राज्य के गांवों में अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभों पर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन घरों की छतें ढालू और फर्श की दीवारें लकड़ी की बनी होती हैं। जो छत होती हैं वो ढालू नुमा होती हैं, इस टाइप की होती हैं, और जो फर्श होता है वो लकड़ी का बना होता है। तो ये आपको बताना है ये आपका कहाँ है। आंध्र प्रदेश में है, असम में है, उड़ीसा में है और केरल में है। बताइएगा ये जो घर है ये कहाँ है। मैं आपको बता दूं कि ये जो है 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बनाए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बनाए जाते हैं, तो इसका मतलब यहाँ है बारिश होती होगी, ज्यादा पानी भर जाता होगा, तो इसलिए। तो ये कहाँ है, आपका असम में स्थित है। तो आपका जो ऑप्शन बी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और भी जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको मैं बता दूं, यहाँ पे बात करते हैं केरल की। तो केरल में क्या है, आपकी शांत घाटी। जो शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका कहाँ है, केरल में है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे एक रेस और होती है, जैसे पोचम क्या बोलते हैं उसको, बोट रेस होती है। ठीक है, जैसे। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 की। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और कानपुर रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है। तो ये आपकी डिस्टेंस है दोस्तों, मैं अब यहाँ लिख दे रहा हूँ, यानी डी बराबर आपका कितना है, 432 किलोमीटर है। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, दूरी हो गई। और 16 दिसंबर 2021 को
21:45 से कानपुर से प्रस्थान करके नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 17 दिसंबर और इतने बजे पहुंच गई। तो आपको बताना है कि औसत चाल यानी आपको स्पीड बतानी है, तो इन दोनों के बीच में कितना समय लगा ये आपको बताना है। तो देखिएगा मैं आपको बता दूं, इस 16 ये रात का समय है और रात का समय है तो पूरे 12 बजने में कितने समय बाकी है, 24 घंटे होते हैं। तो 24 घंटे होते हैं तो कितने घंटे बाकी, आप बोलोगे 2.25 घंटे और 5 और पौने 6 घंटे ये, तो इसमें 2.25 जब आप जोड़ दोगे, 2.25 जब आप जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, ये लगभग 8 घंटे हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब दोस्तों सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जो आपकी डिस्टेंस होगी, वो कितनी हो जाएगी, जो आपकी डिस्टेंस होगी वो आपकी हो जाएगी, सॉरी जो टाइम होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी 8 घंटे आपको लग जाएंगे। बट आपको देखो मीटर प्रति सेकंड में भी इसको कन्वर्ट करना है, तो वो तो बात की बात है। तो पहले आप क्या निकालोगे, औसत चाल यानी आप स्पीड निकालोगे। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप जब इनकी वैल्यू रखोगे, क्या रखोगे, 432/8, और जब 8 से जब इसको काटोगे आप तो कितना आ जाएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 8 पंजे 40, 3 बचेगा, 8 चौक 32, 54 किलोमीटर आ जाएगा। अब किलोमीटर को आप किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर प्रति सेकंड में। तो क्या करते हैं उसके इसमें 5 से गुणा कर देते हैं और 18 से भाग देते हैं, तो आपका मीटर प्रति सेकंड में आ जाता है। तो आप देखिएगा क्या करेंगे, 18 कम 18, 18 तिया 54 और 5 तिया 15, तो कितना आ गया, ये आपका 15 मीटर प्रति सेकंड आ गया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपका ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकोंडा के किले के मानचित्र का पैमाना इस प्रकार दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर इतना मीटर। वैसे 1 सेंटीमीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, बट यहाँ आपसे बोला गया है कि आपका जो 1 सेंटीमीटर है उसमें 110 मीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो गिवन है। यदि इस मानचित्र पर फतेह दरवाजा और पतन चेरू दरवाजे की बीच मापी गई दूरी कितनी है, इतने सेंटीमीटर है, तो इन दोनों दरवाजों की बीच कम से कम कितनी वास्तविक दूरी होगी, और वो किलोमीटर में निकालनी है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर इतना है, 1 सेंटीमीटर बराबर इतना है, तो इतने सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, तो इसका इसमें गुणा कर देंगे। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर और 15.5 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 15.5 इंटू 110 मीटर। अभी मीटर में कन्वर्ट होगा, पॉइंट से ये 0 हट जाएगा और इनका जब आपस में गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा बताइएगा, तो आपका आ जाएगा 1705 मीटर। अब ये मीटर में आ गया, बट मुझे किलोमीटर में लेके आना है। तो आप एक बात अच्छी तरीके से जानते हो कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, आप बोलोगे सर 1000 मीटर होते हैं, बट ये तो पहले से ही मीटर में है, तो आप बोलोगे सर 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, 1/1000 किलोमीटर होंगे। तो 1 का गुणा कर दो, 1000 का भाग दे दो। तो जब आप इसको मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1705 में 1000 से भाग दे देंगे, और 1000 से भाग देंगे सो ये मीटर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर में। तो आपका आ जाएगा 1.705 क्या किलोमीटर आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन जो है आपका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप इन प्रश्नों को कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, 2022 में आया हुआ पूरा लेटेस्ट पेपर है ये। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और हाँ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। देखिएगा प्रश्न नंबर 6 में आपसे क्या बोला है, देखिएगा इसमें आपसे कहा गया है कि मुख्तारपुर पोचमपल्ली जिले का एक गांव है। जो मुख्तारपुर है वो पोचमपल्ली जिले का क्या है, एक गांव है दोस्तों। इस जिले में ज्यादातर परिवार बुनकर और उनके द्वारा बुने गए कपड़ों को पोचमपल्ली कहते हैं। जो कपड़े वो बुनते हैं उनको क्या बोलते हैं, पोचमपल्ली कहते हैं। ये जिला किस राज्य में है, बताइएगा कहाँ है ये राज्य, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये राज्य जो है वो कहाँ स्थित है। क्या कर्नाटक में स्थित है, क्या आंध्र प्रदेश में स्थित है, क्या तमिलनाडु में, या तेलंगाना में। तो
तो मैं आपको बता दूं, ये जो पोचमपल्ली का जो काम होता है ये कहाँ होता है, किस जिले में होता है, तेलंगाना में होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों। और इसको क्या बोलते हैं, पोचमपल्ली कहते हैं। वही बात करते हैं दोस्तों कर्नाटक की। यहाँ का जो लोक नृत्य है वो क्या है आपका, यक्षगान। क्या है दोस्तों, यक्षगान। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। मैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताते जा रहा हूँ, कुछ इनसे अलग जो आपको ध्यान में रखने हैं। वही बात करते हैं दोस्तों, अगर आंध्र प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों तो कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी लोक नृत्य है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही बढ़िया। तमिलनाडु की बात करते हैं दोस्तों तो तमिलनाडु में आप जानते हो भरतनाट्यम है आपका, शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। और ये बहुत ही ज्यादा फेमस है, कौन सा, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। वही बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 7 की, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, नीचे दिए गए किसी एक शहर में केवल एक प्रकार के खजूर के वृक्ष ही दिखाई देते हैं, वो आपको बताना है वो कहाँ है। कांदाहार है, कराची है, आबू धाबी है, या बर्लिन है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक ही प्रकार के खजूर के वृक्ष ही दिखाई देते हैं, वो आपका कहाँ है, आबू धाबी हो जाएगा। यानी जो आपका ऑप्शन दोस्तों डी है वो करेक्ट हो जाएगा। भारत में खजूर की खेती कहाँ होती है वो भी मैं आपको बता दूं, एक आपकी राजस्थान में होती है और दूसरी आपकी गुजरात में होती है, ठीक है। ये दोनों आपको ध्यान में रखनी है कि भारत में खजूर की खेती ज्यादातर कहाँ होती है, एक आपकी गुजरात में और एक आपकी राजस्थान में होती है दोस्तों, ठीक है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, भोपाल गांधीनगर के ठीक पूर्व में, जो भोपाल है वो गांधीनगर के ठीक पूर्व में। अब आपको एक यहाँ पे ये डायग्राम बना लेना है इस तरीके से कि पूर्व इधर होता है, पश्चिम इधर होता है, सब जानते हैं, उत्तर इधर होता है, दक्षिण इधर होता है। तो अब आपसे क्या बोला है, जो भोपाल है वो गांधीनगर के कहाँ है, ठीक पूर्व में स्थित है। तो मैं आपसे कहूँ कि इस तरीके से आप डायग्राम बनाओगे और यहाँ आप इस तरीके से नहीं बनाइएगा, जैसे कि ये यहाँ क्या है आपका, यहाँ आपका गांधीनगर है, मैं सिर्फ गांधी लिख दे रहा हूं, गांधीनगर है, तो इसके पूर्व इधर हो जाएगा, इधर क्या है आपका भोपाल, इधर आपका क्या है भोपाल है। और आपसे क्या बोला है, बंगलुरु भोपाल के ठीक दक्षिण में स्थित है, और इसके दक्षिण में कौन स्थित है, बंगलुरु। तो ये भी आपको इस तरीके से कह सकते हो कि जो बंगलुरु है वो कहाँ स्थित है, आपके भोपाल में स्थित है, बेंगलुरु, ठीक है। इस तरीके से आपने बना दिया। अब आपसे क्या पूछा है कि बंगलुरु के सापेक्ष गांधीनगर की जो दिशा है वो कहाँ है, ये आपको बतानी है। तो देखिएगा बंगलुरु के सापेक्ष आपको बतानी है, तो बंगलुरु के जब सापेक्ष बताओगे यानी ये इस तरीके से आपको बतानी है। ये आपका बन गया, तो आप क्या बनाओगे, यही आप अपना क्या बना लोगे, डायग्राम बना लोगे इसी के ऊपर। तो आप खुद देखिए ये कहाँ है, ये आपका उत्तर है ऊपर, और ये आपका क्या है, पश्चिम है। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम में गांधीनगर स्थित है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों। तो ये डायरेक्शन से भी एक प्रश्न आता है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। पीतल जिसको ब्रास कहते हैं के विषय में आपको सही कथन बताना है। तो बताइएगा कि इसका सही कथन क्या है। यह एक तत्व है, यह एक यौगिक है, यह कॉपर और जस्ता का मिश्रित धातु है। ये ऑप्शन जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। यह कॉपर और टिन, ये गलत हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन सी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न में आपसे क्या बोला है, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा इसमें आपसे बोला है, हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहां के लोग नारियल और टेपियोका को अपने घर और आंगन में उगाते हैं और इन दोनों का उपयोग करके अपना स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। वह राज्य आपको बताना है कहाँ है। हमारे देश में एक ऐसा भी राज्य है जहां नारियल और टेपियोका के जो वृक्ष होते हैं वो अपने घर के आगे उगाते हैं और उनका उपयोग करके भोजन बनाते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं और उसका सेवन करते हैं। तो अब आपको बताना है कि
वो राज्य कौन सा है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा दोस्तों कि वो आपका राज्य कौन सा है, बताइएगा कौन सा है। तो बताइएगा, पहला है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना। तो मैंने अभी अभी आपको बताया क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, केरल हो जाएगा दोस्तों। केरल में टेपियोका कभी भी आ जाए तो आप केरल समझ जाओगे। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला गया है, इसमें आपसे बोला चांगपा आदिवासी लोग जो पर्वतों पर रहते हैं, ये बड़े त्रिकोणीय आकृति के टेंटों का उपयोग रहने के लिए करते हैं। उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। इन टेंटों का डिजाइन है, ये आपको बताना है। कितना साल पुराना डिजाइन है ये आपको बताना है। तो बताइएगा कमेंट करके कि ये कितने साल पुराना डिजाइन है। बताइएगा दोस्तों कि आपका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। क्या 1000 वर्ष से भी पुराना है? बताइए, क्या 1000 वर्ष से भी पुराना है? लगभग 800 वर्ष पुराना है, लगभग 100 वर्ष पुराना है, या अत्यंत आधुनिक है यानी नया है? तो मैं आपको बता दूं ये कम से कम 1 साल से भी पुराना है, 1000 वर्ष से भी पुराना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों। हमारे देश में राज्यों की संख्या कितनी है बताइएगा। अभी मैंने आपको बताया था 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 क्या है, राज्य हैं। ठीक है दोस्तों, और भी मैं आपको बता दूं क्षेत्रफल की दृष्टि के हिसाब से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है, राजस्थान है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश है। सबसे अधिक साक्षर केरल है। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, जो पंजाब चंडीगढ़ है वो पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है जो मैंने आपको बता दिए, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। 13 वाले प्रश्न में आपसे क्या बोला है, नीचे दिए उन 3 राज्यों के समूह को चुनिए जिसके सभी राज्यों के समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि बंगाल की खाड़ी पर कौन कौन किस किस के समुद्री तट हैं। बताइएगा बंगाल की खाड़ी पर कौन कौन से समुद्री तट हैं। तो देखिएगा आपको बताना है, जैसे कि मैं आपको बता दूं इस तरीके से ये बन जाएगा। ठीक है, अब आपको बताना है क्या उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, केरल है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, केरल है, कर्नाटक है या तेलंगाना है? बताएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी कहाँ है आपकी, इधर है दोस्तों। ठीक है, बंगाल की खाड़ी किधर है, इधर है। तो इसके यहाँ उड़ीसा है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर आपका तमिलनाडु है। ठीक है, ये तीनों कहाँ है, आपके बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। वही बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 14 की। चेराओ कहाँ का लोक नृत्य है बताइएगा। क्या उड़ीसा का है, असम का है, छत्तीसगढ़ का है या मिजोरम का है? बताइएगा कमेंट करके कि आपका राइट आंसर क्या है, बताइएगा कमेंट करके। तो जो चेराओं का जो लोक नृत्य है ये कहाँ है आपका, मिजोरम का है। वही बात करते हैं दोस्तों असम की। तो असम का क्या है, बिहू है। बिहू है, और भी है बिहू के अलावा, बिहू है, भोर है, ओजापाली है, ये सारे कहाँ के हैं, असम के हैं दोस्तों। उड़ीसा की बात करते हैं तो छोलाई, सजाना, नचनी, ये सब उड़ीसा के हैं। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं पंथी, कक्सार और गेंडी, ये कहाँ के हैं आपके, छत्तीसगढ़ के हैं। लाल चीटी की चटनी, ये भी आपका क्या है, छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। अब प्रश्न नंबर 15 में देखिएगा आपसे बोला हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र है जो ऊंचा, सूखा और समतल और ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। ठंडे रेगिस्तान की बात आ गई तो आप तुरंत समझ गए, और बहुत से लोगों ने तो आंसर भी बता भी दिए होंगे। ठंडे रेगिस्तान की कभी भी बात आती है तो वो आपका क्या हो जाता है, अगर आपका ये नहीं ऑप्शन होता तो ये लगाते, तो आपका क्या होता है, लेह लद्दाख ठंडा रेगिस्तान के नाम से जानता है। यहाँ बहुत कम वर्षा होती है, यहाँ बर्फ से ढके पर्वत और सूखे ठंडे सपाट मैदान होते हैं। यह क्षेत्र कहाँ का भाग हो सकता है ये आपको बताना है। तो आपका क्या है, आपका ऑप्शन जो आपका बी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है बताइएगा, अनुपूरक है, एकल है, एकीकृत है या पाठ्य पुस्तक आधारित है? कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो पर्यावरण की जो प्रकृति है वो क्या है, एकीकृत है।
ठीक है, जो आपका ऑप्शन जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। एनसीएफ का प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। देखिएगा इसका आंसर आप दीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है ये। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, इसमें आपसे बोला है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। देखिएगा इसमें आपसे कहा गया है दिए गए कथनों में से ईवीएस सीखने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की सिफारिशें हैं। ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। तो बताइएगा कि भाई सिफारिशें क्या क्या हैं। तो पहली सिफारिश है दोस्तों, सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय के बीच सुनिश्चित सीमा का होना। बताइएगा क्या ये आपका राइट आंसर है, सुनिश्चित सीमा का होना। रटकर सीखने को हतोत्साहित करना, ये वाली बात सही है, जरूरी नहीं है सुनिश्चित सीमा हो, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है। तो पहला वाला तो आपका होगा नहीं, तो आप सिफारिश ये नहीं है। हतोत्साहित का मतलब कोई भी बच्चा रटके ना सीखे, तो ये वाला ऑप्शन जो है सही है। हतोत्साहित का मतलब रटके ना सीखे, तो ये तो सही है। किताबी शिक्षा से प्रस्थान करना, प्रस्थान का मतलब किताबी शिक्षा के अलावा भी बाहर का और भी ज्ञान देना, ठीक है, तो ये भी आपका ठीक है। स्कूल में बच्चों के जीवन को स्कूल के बाहर से जीवन से जोड़ा जाए, जो स्कूल का जो वातावरण है उसको बाह्य वातावरण से भी जोड़कर बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तो आपका ये भी ठीक है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा किसमें है, देखिए पहला इसमें ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन जो डी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा जब तक मैं आपके लिए प्रश्न पढ़ रहा हूं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा इसमें आपसे बोल, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। जो प्राथमिक स्तर के लिए यानी 1 से लेकर के 1 to 5 क्लास तक के बच्चों के लिए है, विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध से बच्चों की जिज्ञासा और रचनात्मक का पोषण करना, यानी बच्चे में जिज्ञासा जगाना, सीखने की जो उसके अंदर जो जिज्ञासा है उसको उत्पन्न करना। तो पहला तो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो पहला आपका किस में है, इन दोनों में है, तो ये तो होगा ही होगा, तो ये दोनों वैसे ही कट गए, आप ऐसे कर लिया करो। दूसरी बात, पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूक करना, ये भी भाई बहुत अच्छी बात है, तो दूसरा इसमें है नहीं है, तो एक ही बचा, तो आपका ये सही हो जाएगा। आगे और भी पढ़ लेते हैं, आगे पढ़ लेते हैं, ये भी आपका ठीक है, ये भी ठीक है। बच्चों को खोजपूर्ण और व्यवहारिक गतिविधियों को शामिल करना, ये भी ठीक है। बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय की प्राप्ति, एक निश्चित निकाय नहीं है, ज्ञान का तो कोई संग्रह है ही नहीं है बहुत, तो ये वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा यानी जो आपका ऑप्शन जो आपका बी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। वही बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिएगा 2022 में ट्रेंड कर चुका है, उसी का ये पेपर है दोस्तों। तो जितने भी मेरे भाई बहन वीडियो देख रहे हैं एक बार शेयर जरूर करिएगा। देखिएगा इसमें आपसे बोला है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षक शास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, 1 से 5 तक की बात हो रही है, यह बाल केंद्रित है। अब आपको बताना है भाई बाल केंद्रित तो अच्छी बात है, क्यों, सही बात है या नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बताइएगा यही हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा जो है हमारी क्या है, बाल केंद्रित है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ता है, किताबी केंद्रित होगा नहीं, इसमें प्रशिक्षक के रूप में शिक्षक शामिल है, गलत। पुनः प्राप्ति प्रथा, ये भी गलत हो गया। तो हमेशा जो बालकों की 1 से 5 तक की जो शिक्षा होगी, बल्कि 1 से 8 तक की, वो बाल केंद्रित ही है, यानी बालक को केंद्र में रख करके उसको सिखाना, उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की सीखने सिखाने की प्रक्रिया शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है। बताइएगा शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है, ये आपको बताना है। बच्चों के लिए रचनात्मक और पहल करना, बच्चों के लिए भाई नई नई चीजों की रचना करना, ये भी बहुत सही बात है, तो ये तो सही बात है। बच्चों को रटकर सीखने के लिए, रटकर सीखना ये आपका एक नेगेटिव वर्ड है, ये आपका रटकर सीखना, याद करना, ये सारे नेगेटिव वर्ड हैं। अब धारणाओं का वर्णन करना गलत बात हो गई। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों को सीखने का एकमात्र साधन है, जरूरी नहीं है कि पुस्तक के ही एकमात्र साधन है, बिना पुस्तक के भी बच्चों को बहुत कुछ सिखाया जा सकता है उसके वातावरण के अनुसार। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आगे पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से
कौन ईवीएस सीखने की अधिकतम सुविधा प्रदान कर सकता है? बताइएगा, सबसे ज्यादा कौन ईवीएस सीखने की जो सहायता प्रदान कर सकता है, ये आपको बताना है। संदर्भ पुस्तकें, पाठ्य पुस्तक, परीक्षा गलत हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक, विवरण, कहानी। कहानी बच्चा अगर सुनेगा तो वो कहीं ना कहीं सोचेगा, उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगी जानने की, तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। इसमें आपसे क्या बोला है, निम्न में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के पाठ्यक्रम का विषय है? ये आपको बताना है, पाठ्यक्रम का विषय है ये आपको बताना है इनमें से। तो कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कौन सा है। देखिए, जल संरक्षण है नहीं है, परिवार एवं साधन नहीं है, हमारा स्वभाव नहीं है, परिवार और दोस्त ये वाला तो है, ईवीएस का एक थीम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। ईवीएस सीखने में क्रियाकलापों को करके सीखने के अनुभव प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है, यानी करके सीखने को आयोजित करना, ठीक है, सीखने का अनुभव प्रदान करना, ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है। तो 23 का आप मुझे राइट आंसर बताइए। साइकोमीटर कौशल विकसित करना, जोड़ तोड़ कौशल विकसित करना, करके सीखना, याद रखने की क्षमता, ये गलत हो गया। करके सीखने के लिए नहीं, तोड़ फोड़ के लिए ये भी गलत। और जो आपको नहीं 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 नहीं, इसमें क्या है, ये बात तो इसमें सही हो रही है, एक मिनट, ये बात तो सही हो रही है। इसमें क्या है, यही वाला रॉन्ग हो जाएगा, सिर्फ बच्चा करके सीखेगा, ये तो अच्छी बात है, तो ये भी हो जाएगा। जो जब तक कोई भी चीज को, जैसे खिलौना है, बच्चे ने तोड़ दिया और उसको उसी प्रकार जोड़ देना, तो उसने करके सीखा है ना, तो उसको वो बार बार अगर तोड़ेगा तो बार बार उसको जोड़ भी लेगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब तीनों का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका ए है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। 24 में आप मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। 24 का बताइएगा। 24 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा 24 में आपसे बोला गया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। 24 में आपको कुछ प्रश्नों को इस तरीके से ध्यान रखना है दोस्तों, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिएगा 24 वाला बहुत ही अच्छे प्रश्न है। इसमें आपसे क्या बोला है कि बच्चों को ईवीएस की सार्थक सीख दी जाती है। अब किस प्रकार दी जाती है वो आपको बताना है। सार्थक सीख जो दी जाएगी वो किस प्रकार दी जाएगी, तो देखिएगा, गतिविधि आयोजित करके दी जाएगी। आप बोलोगे कतई नहीं, जरूरी नहीं है गतिविधि हो, गतिविधियों के बाद चर्चा भी आयोजित करनी चाहिए, सिर्फ गतिविधि से काम नहीं होगा, उसके बाद चर्चा भी करनी चाहिए, तो दूसरा वाला ठीक है। शिक्षक द्वारा बच्चे के स्थानिक संदर्भों के अनुसार गतिविधि संचालित करनी चाहिए, यानी जहां बच्चा रहता है उसी के पर्यावरण के आधार पर ही बच्चों से सवाल जवाब करने चाहिए और धीरे धीरे उसमें क्या है, वृद्धि करनी चाहिए, तो ये भी ठीक है। बच्चों द्वारा डिजाइन किए गए समूह के कार्यों को शिक्षकों द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए, बढ़ावा दिया जाना चाहिए, वेरी गुड, अच्छी बात है, आपने ऐसा किया तो बच्चा और भी आगे करेगा, यानी दूसरा तीसरा चौथा। अब आपको ये देखना है कि ये किस में दिया है, दूसरा तीसरा चौथा। देखिएगा देखिएगा इसमें आपके में कौन से में दिया हुआ है, देखिएगा इसमें आपसे कहा गया है पहला है नहीं है, इसमें भी पहला है, इसमें भी है, जो आपका बी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो बी वाला हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। वही बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 25 की। पौधे विषय के मुद्दों बच्चों के लिए सार्थक हो सकते हैं यदि पौधों का जो विषय है वो बच्चों के लिए सार्थक हो सकते हैं, तो ये आपको बताना है कैसे। कमेंट करके मुझे बताइएगा कैसे हो सकता है सार्थक। 25 वाला प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें आपसे बोला बच्चों को थीम आधारित वर्कशीट दे जाकर, बच्चों को वर्कशीट दे दो और वो खुद सोचेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। क्षेत्र भ्रमण, क्षेत्र का भ्रमण कराना, इर्द गिर्द आयोजित किए जाते हैं, यानी उसका पहले भ्रमण कराना, घुमाना और उनको बारे में बताना, जो उनके मुद्दे हैं उनके बारे में उनको सिखाना, तो ये वाला तो ठीक हो जाएगा, ये रॉन्ग है। शिक्षक द्वारा प्रदर्शन, शिक्षक आमंत्रित व्याख्यानों, ये रॉन्ग है। व्याख्यान कहीं पे भी आ जाए ये रॉन्ग हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन बी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 26 की। प्रश्न नंबर 26 का आप मुझे राइट आंसर बताइएगा कि प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस सीखने के लिए अधिकतम
संसाधित हो सकता है। यानी ईवीएस हमें सीखनी है पाठ्य पुस्तक के अलावा। कौन कौन सा सही हो सकता है? समाचार पत्र से भी हम आसपास की खबरों को जानते हैं, सर्वेक्षण करके भी जानते हैं, और समुदाय के सदस्यों द्वारा भी हम सीखते हैं। लेकिन ट्यूटर ये जो है वो गलत हो जाएगा, तो तीसरा इसमें क्या हो जाएगा? होगा नहीं। तो पहला, दूसरा, चौथा जो आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। वही बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। प्रश्न नंबर 27 में आप बताइएगा कि 27 का राइट आंसर क्या होगा। 27 में आपसे क्या बोला है? भोजन एक थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। अब आपको बताना है सीखा जा सकता है किस प्रकार। समुदायों के सदस्यों के माध्यम से, बात एकदम सही है। सर्वेक्षण करके, ये भी ठीक है। क्षेत्र भ्रमण करके, ये भी ठीक है। तीनों तरीके। यदि नारे बच्चों द्वारा तैयार किए, ये जरूरी नहीं है बच्चों द्वारा तैयार किए जाए। तो पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा किसमें? ए में है दोस्तों। तो जो आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। प्रश्न नंबर 28 में आप बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। ईवीएस सीखने के लिए समूह कार्य को बढ़ावा दिया जाता है यदि उपयुक्त कारण है, ये आपको बताना है। तो 28 का आप मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या है। वे सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं, ये भी बात ठीक है। वे बच्चों के बीच सामाजिक संपर्क में सुधार करते हैं, ये भी ठीक है। बच्चों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हैं, ये भी ठीक है। वे ईवीएस सीखने का एकमात्र, ये जरूरी नहीं है एकमात्र। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यानी पहला, दूसरा, तीसरा जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। वही बात करते हैं प्रश्न नंबर दोस्तों 29 की। देखिएगा 29 में आपसे बोला आकलन में स्व आकलन है, ये आपको बताना है। आकलन में स्व आकलन है, ये क्या है स्व आकलन, ये आपको बताना है। तो बताइएगा। स्व का मतलब उसके रूप में सीखना। सीखने के लिए आकलन जरूरी नहीं है, सीखने का आकलन। सीखने का स्व आकलन ही क्या है? सीखने के रूप में आकलन। तो आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। 30 वाला देखिएगा, शिक्षा की डायरी, शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है। अब बताइएगा क्या किया जाता है। 30 का आपको राइट आंसर बताना है, क्या होगा। शिक्षण अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए बच्चों के सीखने की रिपोर्ट विकसित करना जरूरी नहीं है। बच्चों के सीखने के लिए साक्ष्य दर्ज, ये भी नहीं है। स्कूल का रिकॉर्ड नहीं रखते, वो सिर्फ ये रखते हैं कि बच्चों को मैंने आज क्या पढ़ाया है, क्या आज पढ़ाया है, क्या मुझे कल पढ़ाना है, बस ये इसमें क्या है डायरी में लिखते हैं अपनी जो रणनीति है, जो उनकी पढ़ाने की रणनीति है। तो आपका जो ऑप्शन ए है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वाला जो मॉडल पेपर है आपको पसंद आया होगा। ये प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर है दोस्तों। तो जितने भी मेरे भाई बहनों को वीडियो अच्छी लगी हो वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।